वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे जीपेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के। और हम उन क्वेश्चंस के बात करेंगे जो कि आपका एनटीए ने एग्जाम लिया है। और ये क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होंगे इम्यूनोलॉजी से, जो कि आप पैथोलॉजी में भी कुछ पार्ट देखते हो और कुछ पार्ट आप इसका माइक्रो में भी देखते हो। तो अभी तक जितने एनटीए ने एग्जाम्स लिए हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which class of antibody opsonize antigen for phagocytosis through two different pathway। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी एंटीबॉडी आपकी, एंटीबॉडी को आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हो। और आपको पता है कि आपकी बॉडी में 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। कि आपकी कौन सी एंटीबॉडी जो है ऑप्शनाइज करती है। ऑप्सिन आपका एक प्रोटीन होता है, अगर आप उसको देखें तो वो आपका फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी एंटीबॉडी ऑप्सनाइजेशन में हेल्प करती है और दो अलग अलग पाथवे से आपका जो है फेगोसाइटोसिस कराती है। तो इसका आंसर है आईजीजी। क्योंकि मेन आप देखेंगे फेगोसाइटोसिस में जो रोल है वो आपका आईजीजी एंटीबॉडी का है। ठीक है, आईजीएम एंटीबॉडी का अगर आप रोल देखेंगे तो इसका रोल आपका कॉम्प्लीमेंटेशन के फैक्टर में ज़्यादा है, उसको एक्टिवेट कराने में। हालांकि ये प्रोसेस भी ऑप्शनाइजेशन कराता है, लेकिन इतना नहीं है जितना आपका आईजीजी का है। ठीक है, तो आईजीजी का मेन रोल आपका फेगोसाइटोसिस में है और ऑप्शनाइजेशन की प्रोसेस भी जो है आपका आईजीजी कराता है। ऑप्शनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपका हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में, जो कि आपका अटैच हो जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन के कॉम्प्लेक्स के साथ, उसको फिर फेगोसाइटोसिस करा लिया जाता है। और फेगोसाइटोसिस आप देखेंगे मेनली न्यूट्रोफिल जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल के ऊपर आपका आईजीजी का रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो इसका फेगोसाइटोसिस आपका हो जाता है। तो इसका आंसर आईजी जी है। आईजी ए क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, ये आपको ब्लड में नहीं मिलता है। ठीक है, ब्लड में मिलेगा भी तो अमाउंट बहुत कम होगा। और इसको आप जनरली स्लाइवा, टीयर्स, आपकी जो म्यूकस सिक्रीशंस है उनमें आप ज़्यादा देखते हो। आईजीई इसका रोल आपका जो है एलर्जिक रिएक्शन में है। ठीक है, लेकिन फैगोसाइटोसिस वगैरह में नहीं है। इसका काम डीग्रेनुलेशन में आता है, कि जिन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं उनको ये बाहर निकलवा देता है, चाहे वो आपका मास सेल हो या आपके बेसोफिल हो या आपके इजिनोफिल हो। ठीक है, तो आपका आंसर आईजीजी था इसका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, हीमोफीलिया ए इज कोज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर। तो आपको पता होगा आपकी बॉडी में 13 क्लोटिंग फैक्टर है। 13 क्लोटिंग फैक्टर में से जब आप नंबर 8 को देखते हो, ठीक है, नंबर 8 क्लोटिंग फैक्टर जो है, जिसको आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हो। ठीक है, अगर उसकी कमी हो जाए आपकी बॉडी में, तब आपको हीमोफीलिया ए डिजीज जो है वो होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपकी बॉडी में फैक्टर 9 जो है, अगर उसकी कमी हो जाएगी, तब आपको जो डिजीज होती है उसको आप हेमोफीलिया बी बोलते हो। उसका दूसरा नाम आपका क्रिसमस डिजीज होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप सीधा फैक्टर 8 पे टिक कर सकते हो, फैक्टर 8 जो है आपका ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर ठीक है, फैक्टर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछा गया है सेवरल डिफरेंट केमिकल्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेवरल डिफरेंट केमिकल्स रिलीज बाय माइक्रोब्स एंड इन्फ्लेम्ड टिश्यू अट्रैक्ट्स फेगोसाइट्स, द फिनोमेना इज कॉल्ड। यहाँ पर फेगोसाइट्स का मतलब आप न्यूट्रोफिल से ले सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि मेन जो आपका फेगोसाइटोसिस कराते हैं वो न्यूट्रोफिल सेल कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि मान लो कहीं पर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपका कोई इन्फेक्शन हुआ, आपका इन्फ्लेम्ड टिश्यू है, तो इन्फ्लेम्ड टिश्यू जो है वो न्यूट्रोफिल को अपने पास कैसे बुलाएगा, या आपकी न्यूट्रोफिल को कैसे पता लगेगा कि आपको यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है, यहाँ पर आपका ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक हुआ है, आपको चोट लगी है, तो वहां पे न्यूट्रोफिल कैसे पहुंचेगा। तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका इन्फ्लेम टिश्यू है या आपके ब्लड वेसल ब्रेक हुई है, वहां पर कुछ कीमोकाइन रिलीज होते हैं। और जो कीमोकाइन मेनली रिलीज होता है वो आपका इंटरल्यूकिन 8 होता है। तो ये कीमोकाइन क्या करता है, ये न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराता है। और इस प्रोसेस को आप बोलते हो कीमोटैक्सिस, जब कोई केमिकल रिलीज करता है और दूसरे सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराता है। इम्यूनोलॉजी में उसको कीमोटैक्सिस बोलते हो। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका इसका आंसर कीमोटैक्सिस होगा। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर फेगोसाइटोसिस टिक किया होगा, लेकिन वो गलत है,
क्योंकि आपने यहाँ वर्ड देख लिया फेगोसाइट्स। तो इसलिए एनटीए आपसे कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आपसे पूछा क्या गया। अगर आप क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ोगे, आप यूँ क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में फेगोसाइटोसिस आया, क्लिक कर दिया, तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कीमोटैक्सिस होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द प्रोटीन टॉक्सिन्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द इम्यूनोजेनिसिटी, कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन टॉक्सिन्स दिए जाएं जो कि आपका इम्यूनोजेनिसिटी हो, यानी आपकी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो तो दें, लेकिन सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग, कि उसको चेंज ना कर दे, ज़्यादा उसमें कोई आपकी दिक्कत ना है। तो प्रोटीन टॉक्सिन का जब हम उसको रिड्यूस करते हैं उसकी टॉक्सिसिटी को, तब आप उनको टॉक्सोइड बोलते हो। ठीक है, हमारे पास 3 ही टॉक्सोइड है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था कि प्रोटीन टॉक्सिन्स की बात हो रही है, जिसको मॉडिफाइड करके उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया गया है, जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कोज नहीं करेगा, लेकिन हमारी बॉडी को जो है एक तरीके से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि होता है क्या है, जनरली आप देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ज़्यादातर टॉक्सिन जो हमारे लिए हार्मफुल है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। तो ये एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इनको हम लेते हैं, निकालते हैं, और इन एक्सोटॉक्सिन्स से ही हमारी बॉडी में डिजीज होती है। अगर हम इन एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट या अगर हम कुछ एंटीबॉडीज बना ले, या इसका जो है जो आपका मॉडिफाइड वर्जन बना ले और उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करके हमारी बॉडी में डाल दें, तो इन टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज नहीं होगी, दैट वी कॉल एज टॉक्सॉइड्स। तो मैंने आपको बताया 3 टॉक्सॉइड है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ठीक है, ये आपका जीपेट का क्वेश्चन है, आपका पिछले साल का। मैं यहाँ पर मेनली जब से एनटीए एग्जाम लेना शुरू किया, शायद 2019 से लेना शुरू किया था, और अब 2023 चल रहा है, मतलब इस बार वाले भी जो क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन हो। तो व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन होता क्या है, मान लो आपको एलर्जी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके हाथ पर 1 2 3 4 ऐसे पेन से नंबर लिखता है, और वहाँ पर आपको एक जो इंसुलिन वाली 1 ml वाली सिरिंज होती है, उससे आपकी बॉडी में कोई एलर्जन आपका भेजता है। अब एलर्जन क्या हो सकता है, कोई आपका पोलन ग्रेन हो सकता है, कोई डस्ट हो सकता है, हिस्टामिन हो सकता है, और आपकी कोई फंगाई हो सकती है। हिस्टामिन कोई ऐसा जो कि आपको फूड से या कोई कहीं से और कुछ से मिलता है, वहाँ से रिलीज होता है। अगर कहीं पर आपकी ऐसा स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है और इचिंग आता है, तो आपको ये व्हील टाइप रिएक्शन मिलती है, और फ्लेयर का मतलब होता है रेडनेस, और आपको वहाँ पर इचिंग भी होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है एलर्जी वाली, आपको पता है ये आईजीई एंटीबॉडीज की वजह से होती है, मास्ट सेल, बेसोफिल, इजोनोफिल उसमें इन्वॉल्व होता है, और इस रिएक्शन को आप टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। नेक्स्ट आपको सिर्फ मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ऐसे क्वेश्चंस में एक आपको फायदा होता है, अगर आपको सारी टर्म भी नहीं आती हैं, आपको सिर्फ एक टर्म भी आती है या 2 टर्म आती हैं, तब भी आपके चांसेस है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम में, नॉट जीपेट, अगर आपको ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन मिले तो आप अटेम्प्ट जरूर करें, आपको चांसेस है कि वो ठीक ही होगा। अब आपसे पूछा है एपोप्टोसिस क्या होता है। तो एपोप्टोसिस आपको पता है कि एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। तो आप देखिए एपोप्टोसिस इज एन टाइटली रेगुलेटेड इंटरसेलुलर प्रोग्राम इन विच डेस्टिनेट सेल्स टुडे, यहाँ पर किल आएगा शायद। तो उसमें आप देखिए एपोप्टोसिस जो है आपका एक टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो आप स्टार्टिंग में ही देख लें ए का ऑप्शन क्या है, तो ए का ऑप्शन 2 है। अब मैंने यहाँ पर कोई और ऑप्शन चेक नहीं किया, मेरे को ए का ऑप्शन कहीं और नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है आपका आंसर 1 ठीक होगा। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। आप उसके बाद देख लीजिए नियोप्लाज्म, देख लीजिए कॉमन टर्म है। तो नियोप्लाज्म को आप बोलते हो जो है आपका एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, ये एक टाइप के कैंसर में जो है वो टर्म यूज होती है। तो आप डी का 3 यहाँ से भी मैच कर सकते थे। एनाप्लाजिया क्या होता है, जब आपका डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा होता, सेल आपके डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो सी का 4 ये रहा आपका। इसके बाद बी का 1 मतलब प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम, जिसको आप नेक्रोसिस बोलते हो, जिसमें आपका सेल डेथ होता है। और ये आपका अपोप्टोसिस से जस्ट अपोजिट है, वो रेगुलेटेड मैनर में होता है, और नेक्रोसिस आपका अनरेगुलेटेड मैनर में होता है।
ठीक है, तो आपको यहाँ से ये सिर्फ मैच करना था। अगर आपको एप्टोसिस एपोप्टोसिस पता था, जो कि ये कॉमन टर्म है, तो आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन ठीक हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्क्वेंजर सेल्स। तो ये आपको एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, वो मैक्रोफेजेस होते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस आपके जहाँ पर चोट लगती है वहां पहुंच जाते हैं, और ब्लड में आप इनको मोनोसाइट बोलते हो। तो जहाँ जिस ऑर्गन जिस टिश्यू में डैमेज हुआ है वहां ये पहुंचकर जो मैच्योर होते हैं, आप उन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वेंजर सेल्स आपके नॉर्मली मैक्रोफेजेस है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं न्यूट्रोफिल में और मैक्रोफेजेस में, क्योंकि न्यूट्रोफिल का रोल आपका फैगोसाइटोसिस में आता है और वो आपके ब्लड में भी घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ह्यूमन। अब ग्राफ्ट क्या होता है पहले आपको वो समझ में आना चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है, उसको किडनी में प्रॉब्लम है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। तो जो ऑर्गन, जो टिश्यू आप जो है ट्रांसफर कर रहे होते हो, उसको आप बोलते हो ग्राफ्ट। ठीक है, और जो रिसिपिएंट है, जिसको चाहिए, जिसको आपको किडनी लगानी है, उसको आप बोलते हो होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसको हम नॉर्मली बोल देते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी बॉडी की तो वो किडनी है नहीं, तो आपकी बॉडी की किडनी नहीं है, आपने जो है कोई डोनर है और ये रिसिपिएंट है। ठीक है, मान लेते हैं ये डोनर जो है किसी के फैमिली मेंबर का है, ये सन है और ये जो है फादर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि अब जो है ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप फैमिली मेंबर्स में देखें तो आपकी जीन्स कॉमन होती है, आपका जेनेटिक मेकअप काफ़ी हद तक कॉमन होता है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी फादर है जो फादर है वो इस किडनी को, उनकी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, लेकिन हम अब ऐसे तो करेंगे नहीं कि आपने किडनी लगा दी उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक किडनी का लॉस हुआ, अगर यहाँ पर भी एक किडनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है और फादर की जो है बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, तो मतलब आपका जो ऑपरेशन है पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फेलियर हो गया। तो जब भी हमें ऐसा कुछ करना होता है तो हम दो चीज़ें मैच करते हैं। जब हमें ऐसे किडनी या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो एक हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, दूसरा हम करते हैं HLA टाइपिंग। ये HLA क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसको आप मैच करते हो, ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है, जिसके पास MHC की आपकी जीन्स होती है। MHC होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी इंडेक्स, जो ये पहचानता है कि ये सेल, ये टिश्यू आपकी बॉडी का है या नहीं। ठीक है, अगर ये सेम है, HLA जीन सेम है, HLA टाइपिंग सेम है, तो अगर वो फैमिली मेंबर में सेम है तो आप किडनी एक दूसरे को डोनेट कर सकते हो या कोई और ऑर्गन लगा सकते हो। हालांकि इसमें भी मैच होने के बाद भी फेलियर के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो मैचिंग किसकी करते हो, आपसे वो पूछा है। तो यहाँ से आपसे आपका आंसर होगा HLA जीन्स। बाकी जो जीन्स है इनका रोल आपका अलग अलग में आता है। तो HLA हाईली पॉलीमॉर्फिक HLA जीन्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसको आप MHC आगे बोल देते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे आप अल्जाइमर का केस एक समझे और एक आप नॉर्मल पेशेंट को देख ले। तो आप नॉर्मल पेशेंट के केस में आपका एमेलोइड प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, इनके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है। वहीं एल्जाइमर में जो आपके अल्फा बीटा एमेलोइड जो है वो बनते हैं, अब इनके अगेंस्ट आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी आ सकता है। तो ये आपकी बात होती है कि अगर आपकी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में अगर डिस्टिंग्विश ना कर पाए, ठीक है, जैसे मान लो आपका किडनी है या कोई और ऑर्गन है, तो आपकी किडनी के अगेंस्ट तो कभी आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाई, कोई इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं किया है, तो वो आपका नॉर्मल केस है। ठीक है, अब जब आपकी बॉडी आपकी किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। अब एंटीबॉडी क्यों बना रही है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, ये पहचान नहीं पा रहा है कि ये किडनी आपकी खुद की है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी, तो आपकी किडनी के जो सेल्स हैं वो आपके डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा ही केस आप देखते हो फार्माकोलॉजी में, जब आप मिस्थेनिया ग्रेविस पढ़ते हो तो वहाँ निकोटीन रिसेप्टर के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। ऐसे ही ग्रेव्स डिजीज में आप पढ़ते हो। तो आपका ऑटो इम्यूनिटी क्या है, जब आपका इम्यून सिस्टम फेल कर जाता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में पहचानने में कि ये आपका ऑर्गन है, आपके रिसेप्टर है। ठीक है, तो जब वो आपके
अपनी चीज़ों को, अपने ऑर्गन्स को, अपने रिसेप्टर्स को नहीं पहचानता और उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स दे देता है, तब आप बोलते हो ऑटो इम्यूनिटी। तो फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये ऑटोमेटिक ट्रिगर, ये सब आपका अलग है। ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन, फेलियर ऑफ बी सेल टी सेल इंटरेक्शन, ये केस आपके जो है इम्यून सिस्टम के ज़रूर है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी के नहीं है। नेक्स्ट है इन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन क्लिनिकल फीचर ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे आपसे एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया था किडनी वाला केस, कि सन और फादर का एक केस है जहाँ पर आप किडनी दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका सन जो है वो किडनी दे रहा है अपने फादर को। तो आपका आपके जो फादर है उसमें रिस्पॉन्स कैसा आएगा, और यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सा रिस्पॉन्स इन ऑप्शंस में से नहीं है। तो नॉर्मली सी बात है, जब आपको चोट लगती है तो फीवर होता है, वेट लॉस होगा, तो इस तरह का सिम्टम आता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एक सिम्टम नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है। तो फीवर और वेट लॉस एक सिम्टम है, रोमेटाइडल आर्थराइटिस आपका एक डिजीज का नाम है, ठीक है। इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन, की आपकी इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है जो भी न्यूट्रिएंट्स है। डर्मेटाइटिस और डायरिया, डायरिया आपको पता है कि आपका जो है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है। डर्मेटाइटिस में आपका स्किन के ऊपर रेड पैचेस आते हैं, रेडनेस होता है, इचिंग होता है। तो इसका आंसर जो है रोमेटाइडल आर्थराइटिस। अगर आपने सिर्फ यहाँ भी देखा होता कि क्लिनिकल फीचर आपको पता थे, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट नहीं पता था क्या होता है, तो आप बता देते हो। नॉर्मली आप ऑप्शन देख के जो आप क्वेश्चन करते हो ओड वन आउट की प्रोसेस से, कि चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ओड ऑप्शन कौन सा है, तो आप देख के बता देते कि ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है। फार्माकोलॉजी में भी आप यही एडवर्स इफेक्ट बताते हो, लेकिन रूमेटाइडल अर्थराइटिस आपकी एक डिजीज है। इसका आंसर आपका ये होगा। So this is all about the questions of immunology. In the next video, I think we will discuss about the questions on the uh, vaccines. The question asked on the vaccines, the heat kill and the chemical modified toxoids. So this is all about this video. Thank you so much and all the best.